हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी का पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। नॉर्मली जो जो चीज़ें उसमें क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जैसे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुने गए थे, उसके अलावा देसी रजवाड़ों से कितने सदस्य चुने गए थे, संविधान को हमने अपनाया कब, आंशिक रूप से संविधान को कब अपनाया गया, संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई, प्रस्तावना कब पेश हुआ, पास कब हुआ, पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ये सारे चीज़ हम लोग इस संविधान के पहले खाके में देखते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, संविधान सभा के संदर्भ में थोड़ी सी बात करें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया सेकंड वर्ल्ड वार के समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन हालांकि ये पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो क्रम देख लेते हैं कि संवैधानिक मांग हम लोग तो लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ देखते हैं। देखो बाबू, अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भेजा गया। इसे लिनलिथिगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अब अगस्त प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया में पहला ये अंग्रेजों की तरफ से प्रयास था, हालांकि इसे अस्वीकार कर दिया गया। बाबू आगे चल के 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन भारत आया, ये 1942 में। भारत के राजनीतिक पार्टियों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। भाई साहब, इससे भी काम नहीं बन पाया। आगे चल के बाबू, आगे चल के शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है, 4 जून 1945 को। भाई साहब, इससे भी काम नहीं बन पाया। इसमें भी संवैधानिक सुधार की मांग हुई, लेकिन इससे भी काम नहीं हो पाया। आगे बाबू कैबिनेट मिशन आता है। मिशन भारत आया, कब आया बाबू? कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। और इसी कैबिनेट मिशन में बाबू, कैबिनेट मिशन में संवैधानिक सभा का गठन का प्रावधान किया गया। इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा संवैधानिक सभा का गठन किया गया। संवैधानिक सभा का गठन किया गया किसके द्वारा बाबू? कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में। ध्यान रहे बाबू, इसी कैबिनेट मिशन में कई सारे प्रावधान थे। उसी कैबिनेट मिशन में एक प्रावधान था बाबू, क्या? संवैधानिक सभा का गठन। क्या था बाबू? संवैधानिक सभा का गठन। इसी संवैधानिक सभा के 389 लोगों का चयन किया जाना था, और इस प्रकार हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए संवैधानिक सभा का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव आया कब? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथिगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता, ध्यान रहे। उसके बाद बाबू आया क्रिप्स मिशन। भारत में क्रिप्स मिशन आया संवैधानिक सुधारों के लिए 1942 में। हालांकि ये दोनों ही असफल रहे। शिमला में सम्मेलन हुआ भाई साहब 4 जून 1945 को। हालांकि शिमला सम्मेलन भी असफल रहा। हालांकि इससे पहले वेवेल योजना आया था। हालांकि वेवेल योजना को लागू करने के लिए शिमला में सर्वदल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो
ये भी असफल रहा। आगे चल के बाबू कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन बाबू 1946 में आता है और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा बाबू कैबिनेट मिशन के विभिन्न प्रावधानों में एक प्रावधान था कि संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा और इसी संवैधानिक सभा के गठन के द्वारा 389 लोगों का चयन किया जाना था। कितने लोगों का बाबू? 389 लोगों का चयन किया जाना था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो 389 लोग हैं ये कैसे कैसे वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ तक देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ तक आप लिख लीजिए कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संवैधानिक सभा का गठन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं बाबू संवैधानिक सभा में कुल कितने लोग थे? संवैधानिक सभा में कुल 389 लोग शामिल थे। इस 389 में भी दो वर्गों में बांटा गया। एक थे 296 और एक तरफ थे 93। एक तरफ बाबू कितने? 93। एक तरफ कितने? 93 और एक तरफ बाबू 296। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने वाले थे। कहाँ से बाबू? ब्रिटिश भारत से। और बाबू 93 सदस्यों का चयन कहाँ से किया जाना था बाबू? देसी रजवाड़ों से। देसी रजवाड़े, ठीक है ना, देसी रजवाड़ों के द्वारा सदस्य भेजने थे। कहाँ पर बाबू? संविधान निर्माण करने के लिए। संविधान निर्माण के लिए कुल कितने सदस्यों का चयन किया जाना था? 389। 389 में 296 सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश भारत, अर्थात जहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था, जहाँ पर ब्रिटिश का विस्तार था। और बचा हुआ क्षेत्र क्या था बाबू? भारत के राजा लोग शासन कर रहे थे। तो भारत के राजा लोग जहाँ से शासन कर रहे थे वहाँ से 93 सदस्य आने थे और जहाँ से अंग्रेज शासन कर रहे थे वहाँ से 296 सदस्य आने थे। इसमें भी हम आपको 4 चीफ कमिश्नरी के सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी का मतलब था कि अंग्रेजों का जहां पर प्रत्यक्ष कब्जा था उसे चीफ कमिश्नरी के रूप में जाना जाता था। तो चीफ कमिश्नरी के में भी आप देखोगे तो 2 वर्गों में बांटा जाएगा। 296 के जो 296 है इसमें से 4 सदस्य जो है बाबू कहां से आएंगे? चीफ कमिश्नरी के। और बाकी का क्या होगा? निर्वाचन। कितना हो गया बाबू? 292 सदस्य। अब 292 सदस्यों का होगा निर्वाचन और चीफ कमिश्नरी से कितने आएंगे बाबू? चीफ कमिश्नरी से आएंगे 4 सदस्य। तो चीफ कमिश्नरी कौन कौन सा था ये भी हम लोग देख लेते हैं। चीफ कमिश्नरी था आपका अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र क्या थे बाबू? चीफ कमिश्नरी थे। क्या थे बाबू? चीफ कमिश्नरी। तो 4 सदस्यों का चयन कहां से हुआ? अजमेर से, दिल्ली से, कुर्ग से और बलूचिस्तान थे। ये क्या कहलाते थे? चीफ कमिश्नरी। आज का जो संघ शासित प्रदेश है उसी के समकक्ष मान सकते हो कि चीफ कमिश्नरी था जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष कब्जा था। ठीक है ना। अब बाकी 292 सदस्यों का क्या हुआ था बाबू? निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था बाबू? 292 सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन। अब 292 में क्या है बाबू? 208 सदस्य। कितना? 208 सदस्य। और बाबू कितना? 73 सदस्य। कितना बाबू? 73। और कितना बाबू? 15 सदस्य। कितना? 15 सदस्य। 208 सदस्य कहां से आए थे जीत करके बाबू? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती बाबू? 208। 73 सीटें कितनी? कौन? मुस्लिम लीग ने। कौन बाबू? मुस्लिम लीग ने। ध्यान रहे। और बाकी 15 सदस्य कौन थे? अन्य। बाकी पार्टियों को मिला करके, ठीक है ना, अन्य। तो 208 सदस्य कौन जीता था? कांग्रेस ने। 73 सीटें कौन जीती थी? मुस्लिम लीग ने। 15 सदस्य अन्य और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी थे। क्या थे बाबू? 4 चीफ कमिश्नरी थे। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है बाबू ब्रिटिश भारत का हुआ था निर्वाचन। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत का हुआ था निर्वाचन। और बाकी जो 93 सदस्य हैं बाबू, कितने? 93 सदस्य हैं। ये देसी रजवाड़ों के द्वारा एक एक सदस्य चयन किया जाना था। ठीक है ना।
तो ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार 389 सदस्य, कितना बाबू, 389 सदस्य, 389 में दो भागों में बांटा गया, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देसी रजवाड़ों। तो पूछा जाएगा कि बताओ संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल थे, तो 389। ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य शामिल थे, 296। देसी रजवाड़ों के द्वारा कितने सदस्य चयन किए जाने वाले थे, तो 93। चीफ कमिश्नरी की संख्या कितनी थी, 4। संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी की संख्या कितनी थी, 4। चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये 4 सदस्य कैसे थे बाबू, चीफ कमिश्नरी थे। 292 सदस्यों में से, 292 सीटों में से 208 सीटों पर कौन जीता था, कांग्रेस। 73 सीटों पर कौन जीता था, मुस्लिम लीग ने। 15 सीटें अन्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, ये आप लिखते चलिए, ठीक है। अब हम लोग 389 के अलावा अब हम लोग देखते हैं कि आगे, अब बाबू अब आप ही देखो, 389 सदस्यों का क्या हो गया, निर्वाचन। इस प्रकार संविधान सभा का गठन हो गया। क्या हो गया बाबू, संविधान सभा का गठन हो गया। क्या हो गया, गठन। अब बाबू सारे लोग तो मिल गए, संविधान बनाने वाले, संविधान लिखने वाले, संविधान को स्वरूप देने वाले 389 लोग आ गए। अब 389 लोग चुनकर अगर आ गए तो भाई साहब क्या होगा, बैठक। क्या होगा, बैठक। क्या करने के लिए, संविधान को स्वरूप देने के लिए, संविधान को लिखने के लिए, संविधान पर बहस करने के लिए, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें अपनाना है, कौन कौन सा बहिष्कार करना है, कौन कौन सी चीज़ें भविष्य के लिए छोड़ना है, इसके लिए बैठक होगी, तभी तो भाई साहब उस पर निर्णय ले पाओगे। तो इसके लिए संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। कितनी बाबू, 12 बैठकें। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें, 12 बैठकें। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें बाबू, 12 बैठकें। 12 बैठकों में प्रथम बैठक कौन था बाबू, प्रथम बैठक और अंतिम बैठक, ध्यान रहे, अंतिम बैठक, ध्यान रहे, प्रथम बैठक, अंतिम बैठक, ठीक है ना। और द्वितीय बैठक भी हम लोग देख ही लेंगे। ध्यान रहे। अब देखो प्रथम बैठक कब हुई थी बाबू, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक कब हुआ था बाबू, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी बाबू, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई थी बाबू, 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को, ठीक है ना, 24 जनवरी 1947 को। ध्यान रहे, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। ये दिसंबर चल ही रहा है, तो दिसंबर के बाद जस्ट आपको पता ही है कि दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, और जनवरी 1947। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये बैठकें आपको याद रहना चाहिए। पहला बैठक कब हुआ, द्वितीय बैठक कब हुआ, तृतीय बैठक कब हुआ, ठीक है दोस्तों। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बनाए गए बाबू, ये लिख लो, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बनाए गए, अस्थाई अध्यक्ष बने, अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बनाए गए, अस्थायी तौर पर, जिन्हें मतलब भाई साहब अस्थायी नहीं किया गया था, बस कुछ समय के लिए बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम अधिवेशन में, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भाई साहब द्वितीय अधिवेशन में 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, तो
थे, इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। कौन बाबू? अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। कौन बाबू? राजेंद्र प्रसाद। कौन बाबू? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद। तो ये ध्यान रहे आपको कि प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष बने अस्थाई थे लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। कौन थे बाबू? अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक कब हुई बाबू? 24 जनवरी 1947 को। ये आपको ध्यान में रखना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए उसे। अब देखो, अब बाबू देखो, ध्यान से देखो, 9 दिसंबर को क्या हो रहा है बाबू? दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है बाबू? प्रथम अधिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रथम बैठक। प्रथम बैठक 11 दिसंबर को बाबू क्या हो रहा है? 1946 को क्या हो रहा है बाबू? द्वितीय बैठक हो रहा है। द्वितीय बैठक हुआ। इसमें महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे और यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। अब बाबू आगे देखिए, 11/2 के बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं बाबू? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। कब रखते हैं? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हमारा संविधान किस तरह बनाया जाएगा, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं होंगी, हमारे संविधान का स्वरूप क्या होगा, इसको निर्धारित करने के लिए, अर्थात हमारे पूरे संविधान का खाका, अर्थात हमारे पूरे संविधान का निचोड़ उद्देश्य प्रस्ताव था। समझ रहे हैं दोस्तों? पूरे संविधान का निचोड़ क्या कहलाया? उद्देश्य प्रस्ताव था। अर्थात हमारी पूरी रूपरेखा संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर तय होगी। अब उद्देश्य प्रस्ताव को कौन रखता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब रखते हैं? 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान रहे कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। कब रखा जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। कौन रखता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बाबू 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होने का मतलब कि संविधान का हिस्सा बन गया। ठीक है ना, संविधान का हिस्सा बन गया। तो ये सारे डेट आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है ना, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, 22 जनवरी को पास हो गया। अब एक बात और कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाबू, इसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है वही हमारे प्रस्तावना का भाग है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही हमारा प्रस्तावना भी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा संविधान प्रस्तावना बन गया तो कुल कितने बैठकें हुई? हमने बताया कि 12 बैठकें हुई। कितना बाबू? 12 बैठकें। अब प्रस्तावना के साथ साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। लिखो, नोट करके लिखो दोस्तों, नोट। हमारे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कुल कितनी महिलाएं थी बाबू? 15 महिलाएं शामिल थी। हमारे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कुल कितनी महिलाएं?
15 महिलाएं। कितनी बैठक? 12 बैठकें। पहला बैठक 9 दिसंबर, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। देख लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में आपने देखा होगा कि हमारा प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब बाबू? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? लागू हुआ। क्या हुआ बाबू? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अब एक बात ध्यान रखना है कि लागू होने का, संविधान लागू कब हुआ? ध्यान रखो, संविधान लागू कब हुआ? 2 डेट मिलता है। संविधान लागू कब हुआ? एक तो आंशिक रूप से, आंशिक रूप से कब लागू हुआ? आंशिक रूप से कब लागू हुआ? अब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 2 डेट है। पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ? अब ये दोनों ध्यान देने वाली बात है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ? आंशिक रूप से। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ध्यान देने वाली बात है। आप देखो 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। क्या बाबू? 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, बिल्कुल लागू होता है, लेकिन कैसे? पूर्ण रूप से नहीं। अर्थात संविधान के बहुत सारे प्रावधान लागू नहीं थे। इसी वजह से 24 नवंबर 1949 का जो डेट है बाबू, वो आंशिक रूप से माना जाता है। क्या बाबू? आंशिक रूप से लागू माना जाता है। और अगला 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को बाबू पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये अंतिम बैठक जो है दोस्तों, ये 47 की जगह पे 50 का गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। ये अंतिम बैठक कब हुआ था बाबू? 24 जनवरी 1950 को। हाँ, 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, ये लिख लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिस्टेक। तो संविधान सभा की कुल बैठक 12। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक जो था बाबू 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रहे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 47 लिख दिए थे। ठीक है ना? 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये आपका सारा का सारा डेट वाइज क्रम से हमने बताया। अब कुछ चीज़ें और भी हैं इसके साथ, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों कि पहले मिटा देते हैं। अब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय ध्वज, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कब कब स्वीकार किया गया दोस्तों। चलो लिखो, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना है बाबू? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? राष्ट्रीय ध्वज चक्र, चक्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चक्र के अलावा बाबू देख लेंगे
संविधान का हिस्सा कब बना, संविधान में अपनाया कब गया, अपनाया कब गया। ठीक है, तो लिखो लंबाई कितनी है बाबू, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है, 3/2, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, तो लंबाई चौड़ाई कितना है बाबू 3/2। कितने रंग है बाबू, 3 रंग है। कितने रंग है बाबू, 3 रंग है। कितने, 3 रंग है। पहला बाबू सबसे नीचे वाला, अब बीच में है तिल्लियां, ठीक ना, और यहां पर है चक्र, इस तरह है। तो जो सबसे नीचे है वो कैसा है बाबू, हरा है। क्या है बाबू, हरा। बीच में क्या है, सफेद है। क्या है बाबू, सफेद है। और सबसे ऊपर क्या है, केसरिया। क्या है बाबू, केसरिया रंग, केसरिया रंग। अब देखो ये यहां तक तो आपको पता है, लेकिन इसके बाद जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसको ध्यान में रखना। जो हमारे तिरंगे का, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, लिख लो इतना, तिरंगा, ये तो पता ही होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है बाबू, तिरंगा। अब देखो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग, 3 रंग। पहला सबसे नीचे वाला हरा, जो हरा है बाबू वो किसका प्रतीक है, उर्वरता का, उर्वरता का। किसका प्रतीक है बाबू, उर्वरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, उर्वरता। उर्वरता अर्थात हमारी पृथ्वी सदैव हरी भरी रहेगी, उसके पीछे कारण क्या बनेगा, उर्वरता। तो जो नीचे का हरा भाग है वो किसका प्रतीक है बाबू, उर्वरता का प्रतीक है, ये ध्यान में रखना है। सफेद बाबू किसका, शांति का प्रतीक है। किसका बाबू, शांति का प्रतीक है। किसका, शांति का प्रतीक। केसरिया बाबू बलिदान एवं साहस का प्रतीक है। किसका, बलिदान एवं साहस का प्रतीक है। किसका, बलिदान एवं साहस का प्रतीक क्या है, केसरिया रंग। जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, साहस का। तिरंगे में कितने रंग है बाबू, हरा सफेद केसरिया। जो इसके अलावा चक्र है, ये कहां से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। चक्र क्या है, अशोक कहां से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया, स्तंभ से लिया गया। जो हमारे तिरंगे में अब चक्र कहां पाया जाता है, सफेद रंग में चक्र बनता है। कहां बनता है बाबू, सफेद रंग में चक्र बना होता है। वो जो चक्र है वो कहां से लिया गया, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर, जहां पर ऐसा सिरवे बैठल है ना नीचवा बाबू चक्र बनल बा, वह चक्र वहीं से लिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रहे अशोक चक्र में, सॉरी तिरंगे के चक्र में कितने तिल्लियां होती हैं, लिख लो तिल्लियों की संख्या। कितनी तिल्लियां हैं बाबू, तो लिख लो कुल 24 तिल्लियां हैं। कितना, कुल 24 तिल्लियां हैं। हमारे तिरंगे में जो चक्र बना हुआ है उसमें कुल कितनी तिल्लियां हैं, तो आपको ध्यान रहे उसमें कुल 24 तिल्लियां हैं। कितनी बाबू, कुल 24 तिल्लियां बनी हुई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना तिल्लियां। अशोक तिरंगे में जो चक्र प्रयोग हुआ है वह चक्र कहां से लिया गया है, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहां से बाबू, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कब अपनाया गया था बाबू, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगा कब अपनाया बाबू, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया बाबू, 22 जुलाई 1947 को, लिख लो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अब इधर लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं थोड़ा सा। बाईस जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान में कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब अगला लिखो राष्ट्रीय गान।
राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान क्या है बाबू? जनगण मन। जनगण मन। हमारा राष्ट्रगान क्या है बाबू? जनगण मन। राष्ट्रीय के रचयिता कौन है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रगान क्या है बाबू? जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन कहाँ से लिया गया है बाबू? जनगण मन कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? लिया गया है, लिख लो। जनगण मन बाबू रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया है। किससे बाबू? गीतांजलि से। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है। जनगण मन कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है। और लिखते हैं इसके बारे में, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है बाबू? कितने समय में गाया जाता है बाबू? 52 सेकंड में। कितने में बाबू? 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है बाबू? तो 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो लिखो 24 जनवरी। कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? तो लिखो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया। कब बाबू? 24 जनवरी 1950 को गाया गया, ठीक है, सॉरी अपनाया गया। राष्ट्रगान कब अपनाया गया बाबू? 24 जनवरी 1950 को। और इसी के साथ अगर एक पॉइंट और लिखना चाहें तो आप लिख लो कि पहली बार राष्ट्रगान गाया कहाँ गया था? पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? लिख लो 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कहाँ गाया गया था बाबू? 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। हो गया दोस्तों। हमारा राष्ट्रगान क्या है बाबू? जनगण मन। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है, अर्थात जनगण मन कहाँ से लिया गया है? तो रविंद्रनाथ के गीतांजलि नामक पुस्तक से जनगण मन लिया गया है। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। राष्ट्रगान को संविधान का अंग कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब बाबू? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रहे, 24 जनवरी 1950 को। अगला है बाबू, अब है वंदे मातरम अर्थात राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बाबू? राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बाबू? वंदे मातरम। क्या बाबू? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बाबू? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान क्या है बाबू? जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बाबू? वंदे मातरम। ध्यान रहे, क्या है बाबू? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखो याद करने का तरीका क्या है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कुछ नहीं करना है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ये तो पता ही है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। अब याद करने का तरीका ये है बाबू कि ब से वंदे मातरम, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है बाबू। क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये आपको ऐसे ही आपको जैसे ब से बंकिम चंद्र, ब से वंदे मातरम। अब अपनाया कब गया था बाबू इसे?
अपनाया कब गया था? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे अपनाने का डेट भी वही है जो राष्ट्रगान का, अर्थात राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही एक ही डेट पर अपनाया गया, अर्थात 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? इसे संविधान का अंग बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही इसको संविधान का अंग बना लिया गया था। अब इसके अलावा इसे पहली बार कहाँ गाया गया था? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर बाबू? कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना बाबू, वहीं पर इसे, जैसे 1886 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग लिख लो। अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग हमारा अर्थात राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है ना, हमारा जो कैलेंडर है, हमारा जो मंथ सिस्टम है, वो किस पर आधारित है, कब अपनाया गया था? ठीक है ना, इसी को लेकर के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो, राष्ट्रीय पंचांग हमारा किस पर आधारित है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है बाबू, वो शक संवत, शक संवत किस पर बाबू? शक संवत या ग्रिगोरियन कैलेंडर पर, ग्रिगोरियन कैलेंडर पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग मंथ सिस्टम किस पर आधारित है? ग्रिगोरियन कैलेंडर पर अपना आधारित है, या शक संवत। शक संवत के शुरुआत कौन किया था? कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शक संवत को शुरुआत किया गया था। उसी पर आधारित मेरा हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग सिस्टम है। राष्ट्रीय पंचांग सिस्टम में राष्ट्रीय पंचांग को अर्थात शक संवत पर आधारित हमारे कैलेंडर माह को कब अपनाया गया था? तो लिखो, भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। कब बाबू? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम महीना अर्थात हमारे हिंदू वर्ष का प्रथम महीना कौन सा होता है? प्रथम महीना बाबू, प्रथम महीना कौन सा होगा बाबू? चैत्र। प्रथम महीना चैत्र होता है। प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। शक संवत के आधार पर, ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर हमारा पहला मंथ कौन सा होता है? चैत्र। जैसे महिलाएं गांव की कहती हैं ना, चैत्र, कुआर, कार्तिक, ये सब बोलती है ना, अगहन, पूस, माघ, ये सब बोलती है ना बाबू। तो ये जो हमारा मंथ सिस्टम हो, क्या है? हमारा ओरिजिनल वाला है। ठीक है ना, भले हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो इंग्लिश सिस्टम है। ठीक है ना, लेकिन हमारा वाला जो सिस्टम है वो क्या है बाबू? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये हमारा सिस्टम है। तो प्रथम महीना उसमें कौन सा पड़ता है? हमारे वाले में हिंदी कैलेंडर में चैत्र होता है। उसके अलावा बाबू अंतिम महीना कौन सा होगा बाबू? तो अंतिम महीना बाबू फाल्गुन होता है। कौन सा होता है? फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा है? फागुन। वही फागुन बोलते हो ना, गांव की महिलाएं फागुन बोलती हैं। तो हमारा जो प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। तो ये आपको ध्यान में रखना। कब अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग को? 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया बाबू? 1957 को। किस पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग? किस पर आधारित है? शक संवत पर और ग्रिगोरियन या ग्रिगोरियन कैलेंडर। शक संवत को ही ग्रिगोरियन कैलेंडर के रूप में भी स्थापित किया गया। अब अगला देख लेते हैं बाबू, राष्ट्रीय प्रतीक। उसके अलावा और भी कुछ है हमारे, जो बच्चा खुशा है उसे भी देख लेते हैं। लिखो, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक। अब राष्ट्रीय प्रतीक में देखो दोस्तों, पहला राष्ट्रीय पशु लिख लो। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है?
राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ठीक है ना, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय रुपया क्या है? राष्ट्रीय रुपया राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? उसके अलावा लिख लो राष्ट्रीय पुष्प हो ही गया, चलो ठीक है, पहले देख। राष्ट्रीय पशु क्या है बाबू? शेर। क्या है बाबू? राष्ट्रीय पशु लिखो बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बाबू? गंगा डॉल्फिन। क्या है बाबू? गंगा डॉल्फिन। क्या बाबू? गंगा डॉल्फिन। कब हुआ था इसका जलीय जीव घोषित? 2009 में। कब बाबू? 2009 में। 2009 में। राष्ट्रीय पुष्प क्या है बाबू? कमल। क्या है बाबू? कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है बाबू? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू? मोर है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बाबू? रुपया है। क्या है बाबू? रुपया है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बाबू? गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू? मोर है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बाबू? रुपया है। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा बाबू थोड़ा सा और एक बचा है, एक हेडिंग, इसे आप लोग नोट कर लो। राष्ट्रीय वृक्ष लिख लो बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष भी लिख लो। राष्ट्रीय वृक्ष क्या बाबू? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या बाबू? बरगद है। अब लिखो राष्ट्रीय दिवस एवं त्योहार। राष्ट्रीय दिवस एवं त्योहार। ध्यान रहे, हम दिवस और त्योहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय दिवस और त्योहार की बात कर रहे हैं। तो केवल और केवल राष्ट्रीय दिवस और त्योहार में केवल 3 हैं। कौन कौन बाबू? कौन कौन बाबू? 3। एक तो है 26 जनवरी। कौन सा बाबू? 26 जनवरी। एक है बाबू 15 अगस्त। एक है 15 अगस्त। एक है बाबू 15 अगस्त। और एक है बाबू 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। ठीक है ना। 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं बाबू? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को बाबू स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। और 2 अक्टूबर के बाबू गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, गांधी जयंती मनाते। तो जब भी पूछेगा कि राष्ट्रीय दिवस या त्योहार में कितने हैं, तो टोटल 3 हैं केवल, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, और बाकी कोई भी राष्ट्रीय दिवस नहीं है। ध्यान रहे, ठीक है ना, केवल राष्ट्रीय दिवस या त्योहार में 3 ही हैं। ध्यान रहे, ये राष्ट्रीय की बात हम कह रहे हैं बाबू साहब, होली दीपावली मत लगा के चले आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल और केवल 3 है, राष्ट्रीय दिवस और त्योहार में केवल 3 है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो ये हमारे संविधान का सामान्य सा परिचय हो गया। ठीक है ना दोस्तों, हमने अपने सारे खाके तैयार कर दिए हैं, हमने अपना आधार तैयार कर दिया। अब हमको संविधान का एक एक चीज उठा करके पढ़ते चला जाना है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद भाग, उसके बाद अनुसूचियां, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद संघ सरकार, उसके बाद राज्य सरकार। तो इस प्रकार हम लोगों को पढ़ते क्रम से जाना है। ठीक है ना। तो ये हमारा था पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर हो गया एकदम फाइनली क्लोज हो गया बाबू। इसमें हमारे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, आगे हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।